तो फिल्म के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज फोर्सेस एलाइड प्रिजनर्स को शिप्स में भर के अपने होमलैंड ले जाते थे ताकि उनसे स्लेवरी करवाया जा सके। अब जिन शिप्स में इन प्रिजनर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था उन्हें हेल शिप्स कहा जाता था। हेल शिप्स इसीलिए क्योंकि यहाँ प्रिजनर्स को बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था और कई बार एलाइड एयर फोर्सेस इन शिप्स पे हमला कर देती थी। ऐसे हमलों में 30,000 से ज्यादा प्रिजनर्स और जापानीज सोल्जर्स खत्म हो गए थे। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिल्म 1944 में शुरू होती है जहां हम एरिजन मारू नामक जापानी शिप को देख पाते हैं। इस शिप पे कई ब्रिटिश प्रिजनर्स थे लेकिन शिप के सिपाही यहाँ एक जापानीज सेकंड लेफ्टिनेंट को भी कैद करके रखे थे। इस जापानीज सेकंड लेफ्टिनेंट का नाम साइतो था जिसपे इल्जाम ये था कि वो ट्रेटर यानी कि गद्दार है। शिप का कैप्टन साइतो को और एक रैंडम ब्रिटिश प्रिजनर ब्रॉन्सन को चेन से बांध देता है। इनके पैर में एक ही चेन लगा देता है ताकि ये दोनों एक दूसरे से लड़े फॉर सर्वाइवल। लेकिन तभी एकदम से इनके शिप पे एयरप्लेन्स द्वारा हमला होता है। इस हमले में अफरा तफरी मचती है, देन शिप भी डूबने लग जाती है जिसका फायदा उठा के ब्रॉन्सन और साइतो शिप से कूद जाते हैं। अब अगले सीन में हम इन दोनों को थके हारे एक आइलैंड पे पहुंचते देखते हैं और इस आइलैंड पे कई सोल्जर्स की बॉडी थी। ऐसे सोल्जर्स जो कि शिप के डूबने से खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाए और वॉश होके इस आइलैंड तक पहुंच गए हैं। साइतो और ब्रॉन्सन इतना थक चुके थे कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह साइतो को पहले होश आता है और वो ब्रॉन्सन के पास से पिस्टल निकालता है, लेकिन जैसे ही वो पिस्टल लोड करता है ब्रॉन्सन उस आवाज से उठ जाता है और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ध्यान रहे दोस्तों कि इन दोनों के लेग्स में एक ही चेन बंधा हुआ है और ऐसे में दोनों को लड़ने में भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लड़ते हुए दोनों पानी में जाते हैं जहां एकदम से एक अजीब क्रीचर ब्रॉन्सन पे हमला करता है। साइतो इंस्टिंक्टिवली इस क्रीचर पे गोली चलाता है जिससे क्रीचर तो भाग जाता है, लेकिन ये क्रीचर कुछ ही सेकंड्स में ब्रॉन्सन को चोटिल जरूर कर दिया था। इस पॉइंट पे ब्रॉन्सन और साइतो आपस में लड़ना बंद करते हैं और साइतो अब तक इतना परेशान हो गया था कि वो पिस्टल से खुद को ही समाप्त करने की सोचता है, लेकिन ब्रॉन्सन उसे रोकता है एंड समहाउ दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि इन्हें साथ में ही वर्क करके सरवाइव करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों वॉश आउट हुए प्रिजनर्स और क्रेट से सामान को इकट्ठा करते हैं। लाइक ब्रॉन्सन एक शार्प ऑब्जेक्ट उठाता है, देन वाटर लेता है, वो सिगरेट पैक्स भी लेता है क्योंकि ब्रॉन्सन सिगरेट पीता था। वहीं साइतो भी शूज वगैरह कलेक्ट करता है। रात को साइतो क्रैब्स पकाता है और ब्रॉन्सन को खिलाता है। दोनों यहाँ एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, ऑल्दो इन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती थी। ब्रॉन्सन इंग्लिश में बात कर रहा था और साइतो जापानीज में। नाउ ब्रॉन्सन डिसाइड करता है कि ये लोग अपने चेन्स को तोड़ के आजाद हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए टूल। ब्रॉन्सन इस टूल से चेन्स पे मारने लगता है, लेकिन साइतो उसे गाइड करता है कि टूल को एकदम एज पे मारना होगा टू ब्रेक द चेन। ब्रॉन्सन ऐसा ही करता है जिससे चेन वाकई टूट जाती है और साइतो भी ब्रॉन्सन की चेन को कट करता है। आजाद होने के बाद दोनों खुश थे और इससे कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को अब ट्रस्ट भी करने लग गए थे। तभी एकदम से इन्हें कुछ साउंड्स आते हैं और चेक करने पे दोनों पाते हैं कि इस आइलैंड पे 2 जापानीज सोल्जर और एक प्रिजनर भी पहुंच गए थे। मोस्ट प्रोबेबली वो तीनों भी लाइफ जैकेट्स की हेल्प से सर्वाइव कर गए होंगे और अब इस आइलैंड पे आए थे। अब क्योंकि ये जापानीज सोल्जर थे तो साइतो ब्रॉन्सन को छिपने कह देता है। ब्रॉन्सन फौरन जंगल में छिप जाता है और कुछ ही देर में ये सोल्जर साइतो को डिस्कवर करके उससे बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान सोल्जर्स नोटिस करते हैं कि साइतो के आसपास जो सामान वगैरह था वो इस तरह से बिखरा था एज इफ यहाँ पहले 2 लोग थे और ऐसे में इन सोल्जर्स को साइतो पे शक होता है। अब भले साइतो के पैर से चेन निकल गया था लेकिन वो जो हुक था वो अब भी था और उसे देखकर इन सोल्जर्स को ये भी शक होने लग जाता है कि कहीं साइतो वही शिप वाला गद्दार तो नहीं है। ऐसे में एक सोल्जर साइतो को तलवार की नोक पे रोकता है और दूसरा सोल्जर साइतो के सपोज्ड पार्टनर को जंगल में ढूंढने जाता है। जंगल में ब्रॉन्सन छिपा हुआ था और अपनी चाकू लेके तैयार था, लेकिन तभी ब्रॉन्सन को महसूस होता है कि उसके पास वाले केव से वापस उस सी मॉन्स्टर की आवाज आ रही है। लकीली दूसरा सोल्जर ब्रॉन्सन को ढूंढते हुए इस केव की तरफ जाता है जहां वाकई वो सी मॉन्स्टर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सी मॉन्स्टर इस सोल्जर को पलक झपकते समाप्त कर देता है। इनफैक्ट उसका सर अलग करके फेंकता है। दूसरा सोल्जर अपने पार्टनर का अलग हुआ सर देख के दंग रह जाता है और इससे पहले कि वो कुछ करता ब्रॉन्सन पीछे से आता है और दूसरे सोल्जर पे हमला करके उसे घायल कर देता है। इसके बाद ब्रॉन्सन और साइतो भागते हैं। वहीं जो एक प्रिजनर था वो सी मॉन्स्टर की आवाज सुन के डरते हुए ओरांग एकान कहने लगता है। ओरांग एकान बेसिकली एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है फिशमैन और ये मॉन्स्टर यानी फिशमैन यहाँ आता है और बचे हुए सोल्जर्स को समाप्त करते हुए इस प्रिजनर को भी निपटा देता है। देन ये मॉन्स्टर साइतो और ब्रॉन्सन के पीछे लग जाता है। एक पॉइंट पे ब्रॉन्सन गिर जाता है और ये मॉन्स्टर उस पर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले ये मॉन्स्टर अपनी ताकत और नुकीले नाखून से ब्रॉन्सन को खत्म करती साइतो कटाना से मॉन्स्टर पे हमला करता है जिससे मॉन्स्टर के हाथ पे चोट आती है। इसी मोमेंट का फायदा उठा के साइतो और ब्रॉन्सन भागते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाके ही दोनों स्लिप करते हैं और लुढ़कते हुए काफी नीचे गिरते हैं जिससे दोनों अपना होश खो देते हैं। अब जब इन्हें होश आता है तो दोनों पाते हैं कि ये एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। इनफैक्ट साइतो को तो अच्छी खासी चोट भी आई थी। ब्रॉन्सन भी एक ट्री के ट्रंक पे काइंड ऑफ लटका हुआ था
और ये दोनों किसी तरह के वाटरफॉल के करीब थे। स्टिल दोनों एक दूसरे से दूर ही थे। यहाँ दोनों अपने तरीके से धीरे धीरे मेन आइलैंड की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और ब्रॉनसन तो एक बार एक बड़े से क्रोकोडाइल के बगल में गलती से लेट भी गया था, लेकिन समहाउ क्रोकोडाइल उसे देखा नहीं तो ब्रॉनसन बच गया। ब्रॉनसन पानी वगैरह क्रॉस करके ग्रास वाले एरिया में आता है जहाँ दूर पे वो उसी सी मॉन्स्टर को देखता है। ये सी मॉन्स्टर अपने घाव पे नेचुरल लेप वगैरह लगा रहा था टू हील इट। तभी एकदम से इस सी मॉन्स्टर पे वो बड़ा सा क्रोकोडाइल हमला कर देता है। इन दोनों की पानी के अंदर कुछ देर लड़ाई चलती है जिसके अंत में ये मॉन्स्टर अपने खाली पंजों से क्रोकोडाइल को दो भाग में बांट देता है। दूसरी तरफ साइतो को एक येलो क्लॉथ जैसा कुछ मिलता है जिसपे नंबर्स लिखे थे, व्हिच मींस कि इस आइलैंड पे प्लेन भी गिरा है और आसपास कहीं एक क्रैश्ड प्लेन जरूर है। आगे बढ़ते हुए साइतो को एक समाप्त मॉन्स्टर दिखता है और उसके बगल में मोस्टली प्लेन का पायलट लटका हुआ खत्म था। इस सीन को देख साइतो समझ जाता है कि जरूर ये पायलट अपने पिस्टल से एक सी मॉन्स्टर के गले में गोली मार के उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, लेकिन बदले में दूसरी जो मॉन्स्टर है वो उस पायलट को खत्म कर दी होगी। दिस ऑल्सो टेल्स अस कि इस आइलैंड पे दो सी मॉन्स्टर्स हैं, इनमें एक मेल है और एक फीमेल। मेल यहाँ खत्म पड़ा है, यानी जो सभी ह्यूमंस का शिकार कर रही है वो फीमेल मॉन्स्टर है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये फीमेल मॉन्स्टर ह्यूमंस को इसलिए खत्म कर रही है क्योंकि ह्यूमंस ने उसके पति को खत्म कर दिया है, तभी तो वो ह्यूमंस को बस खत्म कर रही थी, ना कि ह्यूमंस को खा रही थी। जो भी हो, साइतो यहाँ पायलट की गन ले लेता है, देन वो क्रैश्ड प्लेन को भी लोकेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉनसन को भी प्लेन के ब्रोकन पार्ट्स मिलते हैं और वो भी प्लेन को लोकेट करने की कोशिश शुरू करता है। ब्रॉनसन भी शाम तक प्लेन लोकेट कर लेता है और यहाँ वो साइतो से मिल भी जाता है। इस पॉइंट पे साइतो ब्रॉनसन को पास के एक केव में ले जाता है जहाँ एक्चुअली में इस मॉन्स्टर का अंडा था। जी हाँ, इस अंडे में उस मॉन्स्टर का बच्चा पल रहा था। ये देखते ब्रॉनसन कहता है कि हमें इस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही निपटाना होगा, साथ ही उस मॉन्स्टर को भी खत्म करना होगा। इसके लिए ब्रॉनसन प्लेन के एक बॉम्ब को उठा के केव में लाता है जो कि अब तक फटा नहीं था। ब्रॉनसन बॉम्ब के लिवर को निकालने की कोशिश करता है जिससे बॉम्ब एक्टिवेट हो सके, लेकिन ये लिवर काइंड ऑफ फंसा हुआ था। इसके लिए ब्रॉनसन और साइतो वापस प्लेन के पास जाते हैं क्योंकि प्लेन में कांच तोड़ने के लिए एक्स जैसा कुछ जरूर होता है। यहाँ ये लोग फ्लेयर गन भी चलाते हैं फॉर हेल्प, देन एक्स निकालना शुरू करते हैं, लेकिन फ्लेयर देखिए मॉन्स्टर इनके पास आ जाती है और वो दोनों पे हमला कर देती है। साइतो यहाँ अपनी कटाना से और ब्रॉनसन अपने एक्स से इस मॉन्स्टर को चोटिल करता है। देन ये दोनों एक्स लेके केव के अंदर भागते हैं और बॉम्ब को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर फिर से इन पे हमला करती है और इस हमले में मॉन्स्टर ब्रॉनसन को बुरी तरह से चोटिल कर देती है। साइतो यहाँ गोली चला के मॉन्स्टर की आंख फोड़ देता है, लेकिन ये मॉन्स्टर हार नहीं मान रही थी। ऐसे में साइतो मॉन्स्टर के अंडे पे गोली चलाता है जिससे मॉन्स्टर का बच्चा गिर के समाप्त हो जाता है। ये देख मॉन्स्टर पूरी तरह से पागल हो जाती है और ब्रॉनसन यहाँ साइतो से भागने कहता है। ब्रॉनसन खुद नहीं भागता क्योंकि उसे पता था कि उसे जितनी चोट लग गई है अब वो एनी हाउ नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो केव में रह के ही बॉम्ब पे एक्स से हमला करके उसे एक्टिवेट करने की सोचता है। ब्रॉनसन यहाँ साइतो को अपना डॉग टैग भी देता है जिसे लेकर साइतो केव से बाहर भागता है। तो फाइनली ब्रॉनसन बॉम्ब पे एक्स मारता है, लेकिन इनिशियल एक्टिवेशन वर्क नहीं करता। ऐसे में ब्रॉनसन यहाँ साइतो की चेन कट करने वाली टेक्निक को याद करके एक्स मारता है जिससे फाइनली बॉम्ब फट जाता है। इस धमाके में ब्रॉनसन नहीं बच पाता, लेकिन साइतो केव से दूर आके बच गया था। लेकिन तभी साइतो को मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है, यानी कि मॉन्स्टर भी समहाउ इस ब्लास्ट से बच गई थी। इस पॉइंट पे साइतो भागते हुए सी के करीब जाता है और कुछ देर बाद इंजर्ड मॉन्स्टर भी यहाँ आती है। साइतो यहाँ एक रैंडम दूसरे सोल्जर की लाश को ऐसे सजा दिया था कि मॉन्स्टर को लगा कि वही साइतो है। साइतो पीछे से छिप के निकल के मॉन्स्टर पे कटाना से हमला करता है। साइतो यहाँ मॉन्स्टर को ओवरपावर कर देता है, मोस्टली बिकॉज मॉन्स्टर पहले से ही काफी इंजर्ड थी। एंड में साइतो के पास मॉन्स्टर को खत्म करने का चॉइस था, लेकिन वो मॉन्स्टर को खत्म नहीं करता, रादर कटाना उसके साइड में घूम के चला जाता है। साइतो फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गन में अब फ्लेयर्स नहीं बचे थे। वो वहीं समुद्र के पास चोटिल हालत में लेट जाता है और सीन भी कट होता है। अब अगली सीन यूएसएस फ्लेचर शिप की होती है जिसके अंदर हम इंजर्ड साइतो को देखते हैं। यानी कि दोस्तों साइतो को उस आइलैंड से रिकवर कर लिया गया। ये टाइम 1945 का है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 भी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। साइतो से एक जापानीज और एक एलाइड ऑफिसर सवाल जवाब कर रहे होते हैं और उससे ब्रॉनसन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि साइतो के पास ब्रॉनसन की डॉग टैग थी। साइतो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस इतना कहता है कि ब्रॉनसन उसका दोस्त था। साइतो ब्रॉनसन को याद करता है और उसकी याद में सिगरेट भी पीता है, क्योंकि ब्रॉनसन सिगरेट पिया करता था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर क्यों साइतो को सभी जापानीज लोग गद्दार बोल रहे थे। दरअसल साइतो अपने सीनियर ऑफिसर यानी लेफ्टिनेंट को खत्म कर दिया था, क्योंकि उसका लेफ्टिनेंट बहुत बेरहम था और वो अपने ही सोल्जर्स के साथ बहुत निर्दयता से पेश आ रहा था। यानी कि एक तरह से साइतो देश को धोखा वगैरह नहीं दिया था, जस्ट दैट वो अपने ऑफिसर को खत्म किया था उनकी चाल चलन के कारण। इस पॉइंट पे जो ऑफिसर्स थे वो साइतो से पूछते हैं कि क्या उस आइलैंड पे कोई और भी है, और साइतो थोड़ा सोच के नो कहता है। वहीं हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां वो मॉन्स्टर इंजर्ड तो है, लेकिन अब भी जिंदा है।
तो कहानी की शुरुआत कुछ न्यूज आर्टिकल्स को दिखाते हुए होती है, जिनसे हम जान पाते हैं कि यूएसए की एक कंपनी टियान इंडस्ट्री मरियाना ट्रेंच के नीचे ड्रिल करवा रही है। इसके कारण एक टीम को वहां स्टेशन भी किया गया है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि मरियाना ट्रेंच वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच या फिर डीपेस्ट पॉइंट है, जो कि तकरीबन 35,000 फीट नीचे है इन द पैसिफिक ओशन, और इसे यूएसए ओन करती है। इसलिए हम इस एक्सप्लोरेशन को काफी गहरा मान सकते हैं। ऑल्दो यहाँ कुछ नेचर कंजर्वेशन वाले भी सवाल उठा रहे थे कि ये एक्सप्लोरेशन कहां तक सही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये अर्थ के नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है। मोरओवर इतने नीचे ड्रिल करने से पानी का प्रेशर भी डगमगा सकता है, जिससे यहाँ ठहरे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की जान खतरे में आ सकती है। अब ये सारे रिस्क्स तो थे, स्टिल टियान कंपनी एक्सप्लोरेशन चालू रखती है। खैर अब कहानी शिफ्ट होती है नोरा नाम की एक लेडी पे, जो इसी एक्सप्लोरेशन की मैकेनिकल डिपार्टमेंट में थी, और वो फिलहाल सबसे गहरे केपलर स्टेशन में अपनी टीम के साथ रह रही थी। वो सुबह उठ के ब्रश वगैरह कर रही थी, साथ ही वो अपने लवर को भी याद कर रही थी, जहां उसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसका लवर और वो अब साथ नहीं है, और नोरा उसे याद कर काफी उदास भी होती है। खैर तभी उसे पास ही के एक कॉरिडोर से पानी टपकने की आवाज आती है, और जैसे ही वो कुछ फिगर आउट करती, एकदम से एक धमाका होता है और उनके स्टेशन में बड़ी ही तेजी से पानी भरने लगता है। नोरा अपने साथियों को उनके कमरे से चिल्ला चिल्ला के बाहर आने को कहती है, और खुद भी गिरते पड़ते कैसे भी मेन कंट्रोल रूम, जिसे बल्कहेड कहते हैं, वहां पहुंचती है। इसी दौरान रॉड्रिगो नाम का व्यक्ति भी बल्कहेड तक पहुंच चुका था, और वो जल्दी से नोरा को बल्कहेड के दरवाजे बंद करने को कहता है, जो कि जरूरी भी था। लेकिन नोरा स्टिल अपने दो साथियों का वेट करती है, क्योंकि वो भी भागे भागे इसी कमरे की तरफ आ रहे थे। अब इस पॉइंट पे नोरा ज्यादा नहीं रुक सकती थी, इसलिए वो बल्कहेड को सील कर देती है। लेकिन इससे होता यह है कि पानी के दरवाजे से टकराने से एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके चलते नोरा और रॉड्रिगो बेहोश हो जाते हैं। खैर अब दोनों को होश आता है तो वो सेफ ही थे, लेकिन बल्कहेड के नीचे वाला पार्ट बिल्कुल टूट के अलग हो चुका था। ये दोनों अनुमान लगाते हैं कि यह हादसा शायद किसी अर्थक्वेक की वजह से हुआ है, और इसी वजह से पानी का प्रेशर बिगड़ा होगा, जिससे उसके प्रभाव से उनका ये स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया है। इनके रेडियो से कांटेक्ट करने पे भी कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन इन्हें बाहर किसी चीज की तेज आवाज सुनाई देती है। अब इस पॉइंट पे ये दोनों किसी तरह इवैक्यूएशन पॉड तक जाने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे ये बचे हुए साइंटिस्ट उसके मदद से ऊपर पहुंच सके। और उसी बीच नोरा को एक पावर स्टेशन मिलता है, जिससे वो ब्रेकर्स वगैरह को रीसेट कर देती है। वहीं रॉड्रिगो नोरा से कहता है कि तुम खुद पे ये बात मत लेना कि तुम्हारी वजह से बाकी के दो लोग खत्म हुए हैं, क्योंकि दरवाजा बंद करने को मैंने कहा था। खैर तो अब नोरा को मालूम पड़ जाता है कि यूनिट CR7 में इवैक्यूएशन पॉड्स हैं, तो ऐसे में ये लोग वहीं जाने लगते हैं। रास्ते में डिस्कवर करते हैं कि इनका शिप बिल्कुल ही टूट गया है, और बड़े ही भीषण रास्तों से गुजरते हुए ये डिस्कवर करते हैं कि इनका एक साथी पॉल अब भी जीवित था, जिसे नोरा और रॉड्रिगो मिलकर रेस्क्यू करते हैं। खैर अब यहाँ इन 3 लोगों की टीम बन चुकी थी, जहाँ ये तीनों लिटरली रेंगते हुए CR7 तक पहुंचते हैं। लेकिन अंदर उन्हें कैप्टन लूसियन बैठा हुआ मिलता है, जो इन्हें एक बुरी न्यूज देता है कि बाकी इवैक्यूएशन पॉड्स इन पे बचे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कैप्टन ने ही टीम मेंबर्स को रेस्क्यू करने के लिए पहले उन्हें ऊपर भेज दिया। नोरा हैरान होकर कैप्टन से पूछती है कि वो खुद क्यों नहीं गए, जिस पे कैप्टन बताते हैं कि सबको सेव कर खुद लास्ट में सेव होना ही एक कैप्टन का फर्ज है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि कैप्टन की एक छोटी बेटी भी थी, स्टिल कैप्टन खुद को लास्ट में रखे थे, एंड इस पॉइंट पे कैप्टन खुद भी हिम्मत बांध रहे थे कि हम सब यहाँ से बच के निकल जाएंगे। खैर अब ये सारे कंट्रोल पैनल में आते हैं, जहाँ एमिलियो स्मिथ नाम के 2 रिसर्च असिस्टेंट भी जीवित थे। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पूरे सीन के दौरान बाहर से तेज झटके मिल रहे थे, साथ ही एक अजीब सी आवाज कंटिन्यूअसली आए जा रही थी। अब यहाँ नोरा बताती है कि इनके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि कूलिंग टावर्स जो कि स्टेशन को सही रखती है, मतलब बैलेंस्ड या स्टेबल रखती है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, और अगर ये टाइम पे नहीं निकले तो इस स्टेशन पे इतना प्रेशर बनेगा कि ये कभी भी एक्सप्लोड हो जाएंगे। ये सुन के कैप्टन डिसाइड करता है कि ये केपलर स्टेशन से निकल के रोयबर्ग स्टेशन में जाएंगे, और ये रास्ता वो चल के तय करेंगे। अब इस पॉइंट पे मैं आपको इनका प्लान विस्तार से बता देता हूँ। तो कैप्टन ने डिसाइड किया था कि ये सारे एक लिफ्ट की मदद से बेस तक उतरेंगे, फिर ये डायरेक्टली मिडवे स्टेशन में पहुंचेंगे, जहां ये अपने सूट में लगे ब्रीदर्स को क्लीन करेंगे, देन वहां से मार्कर को फॉलो करते हुए डायगोनली रोयबर्ग स्टेशन तक वॉक करेंगे। रोड्रिगो कैप्टन से पूछता है कि हम पास ही के शेफर्ड स्टेशन में जाके इवैक्यूएशन पॉड्स क्यों नहीं ढूंढते, जिस पे कैप्टन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शेफर्ड स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया है। उसी दौरान इन्हें बाहर से कुछ तेज फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें भी सुनाई देती है, लेकिन ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि बाहर आखिर चल क्या रहा है। अब इनमें से जो एमिली नाम की लड़की थी, वो काफी डरी हुई थी, और वो सूट्स पहनते वक्त पैनिक करने लगती है, जहां वो कहती है कि उससे ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन स्मिथ उसे हिम्मत देते हैं। रॉड्रिगो भी डिस्कवर करता है कि उसके वाले हेलमेट में कुछ फॉल्ट है, और अगले ही पल वो एक हेलमेट नोरा को देता है। मतलब सीन को देखकर हम को तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि रॉड्रिगो जानबूझकर नोरा को फॉल्टी हेलमेट दे
दे दिया है। खैर अब स्मिथ और पॉल एक एक वेपन भी ले लेते हैं और सारे शाफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। इन्हें लिफ्ट में जंप करना था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रॉड्रिगो, जिसने खुद फॉल्टी हेलमेट पहना था, उसका हेलमेट पानी की प्रेशर से टूट जाता है और वो एकदम से फट जाता है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि रॉड्रिगो खुद ही फॉल्टी हेलमेट रखा था। जी हाँ, वो नोरा को फॉल्टी हेलमेट नहीं दिया था, यानी कि यहाँ उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया अपनी टीम को बचाने के लिए। ये सब देख एमिली को पैनिक अटैक आने लगता है और सारे उसे संभालते हैं और नोरा भी अब कैसे भी आगे बढ़ के लिफ्ट में जंप लगाती है। तो आगे ये सारे अब सेफ्टी लिफ्ट में आ गए थे, जहां नोरा रॉड्रिगो की सैक्रिफाइस से दुखी थी और सारे यहाँ रॉड्रिगो को ही याद कर रहे थे। तभी बाहर उन्हें किसी सर्वाइवर के होने के सिग्नल्स मिलते हैं और पॉल और स्मिथ दोनों ही बाहर चले जाते हैं उसे रेस्क्यू करने। अब बाहर इनको कोई सर्वाइवर तो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक इवैक्यूएशन पॉड जरूर मिलती है, लेकिन ये पॉड किसी एल्गी जैसी वस्तु में जकड़ी हुई थी। वो पॉड अभी तो खाली थी, लेकिन उसमें कोई आदमी जरूर रहा होगा, क्योंकि उसकी वॉलेट इन्हें मिलती है और जैसे ही ये लोग वापस आने लगते हैं तो एक अजीब सी चीज पॉल के हाथों को जकड़ लेती है। इनफैक्ट एल्गी के अंदर उसे वही आदमी की लाश लिक्विडिफाई होते हुए भी दिखती है। अब नाउ एज वी ऑल नो कि पॉल और स्मिथ दोनों के पास एक वेपन था, तो वो उस एंटिटी को मारकर उसे अपने साथ लिफ्ट में ले आते हैं। ये एंटिटी कोई सी क्रीचर था जिसके ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स थे और यही उस आदमी के बॉडी को खा रही थी, लेकिन इन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि ये चीज आखिर क्या है। एमिली से चेक करने जाती है, लेकिन क्रीचर अचानक से चीख उठता है जिससे सब डर जाते हैं। तभी एकदम से इनके लिफ्ट का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हो जाता है और इनको अपने ऊपर से कुछ भयानक आवाजें आने लगती है। सून पूरा लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगता है जैसे बाहर से कोई चीज उसे टकरा रही हो। तभी इनकी लिफ्ट की सारी तार कट जाती है या फिर कट कर दिए जाते हैं, जिससे ये सारे तेजी से ओशन फ्लोर में टकराने ही वाले होते हैं कि तभी कैप्टन इन्हें पानी भरने को कहते हैं, जिससे प्रेशर या बैलेंस बना रहे और ये क्रश होके ना मारे जाएं। अब ये सारे ओशन फ्लोर में ही भागने लगते हैं और कैसे भी डीप बोर स्टेशन में आने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तब तक स्मिथ काफी ज्यादा चोटिल हो गया था। खैर अब ये सारे पाइपलाइन में ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहां ये अब मिडवे स्टेशन तक जाने वाले थे। अब ये सारे फिगर आउट करते हैं कि सवारी करके तो मिडवे तक नहीं जाया जा सकता है, तो हाँ इन्हें चलना ही होगा। एंड इनकी मुसीबत और बढ़ जाती है क्योंकि सारे पाइप्स वगैरह भी जाम हो गए थे। ये सारे अब बस मिडवे स्टेशन से 300 मीटर की दूरी पे थे, लेकिन आगे जाके इन्हें रास्ता बंद दिखता है। नोरा अब एक गैप को एक्सप्लोर करने पानी में डुबकी लगाती है, जहां उसे आगे चलते रहने का रास्ता दिख जाता है और सारे एक एक कर गोते लगाकर उसी स्पेस में आने लगते हैं। अब आखिरी बारी पॉल की होती है, जहां वो अपने आसपास किसी एंटिटी की हलचल महसूस करता है और काफी पैनिक करने लगता है और अगले साइड से सारे लोग उसे खींच के इस साइड लाने की कोशिश करते हैं और बड़ी मशक्कत के बाद ये सारे पॉल को इस साइड ले ही आते हैं, जहां वो सही तो था, लेकिन अगले ही क्षण कोई एंटिटी पॉल को दीवार चीरते हुए अपने साइड ले जाने की कोशिश कर रही थी। इससे उसका पूरा सूट डैमेज होता है, वो खुद भी अंदर से डैमेज होता है, इंडिकेटिंग कि पॉल अब नहीं बच पाया होगा। तो इन्होंने अब तक अपने दो बंदों को खो दिया है, विच वर रॉड्रिगो एंड पॉल। खैर अब ये सारे मिडवे स्टेशन पहुंच गए थे, जहां से कैप्टन बेस स्टेशन में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। उन्हें अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि इनकी जो ड्रिल वगैरह थी ना, वो किसी अर्थक्वेक की वजह से नहीं, बल्कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चूर चूर हुई है। वही फोर्स जो इस बार पॉल को खत्म किया था, वही फोर्स जो कि लिफ्ट के वायर्स को कट किया एंड जो कि इन्हें यहाँ पे मारना चाह रहा है। एमिली अब सबको बताती है कि क्योंकि हमने ओशन से इतना कुछ लेने की कोशिश करी है, तो उसके बॉटम फ्लोर में ड्रिलिंग वगैरह कर उसे डिस्टर्ब करा है, इसलिए ओशन उनसे बदला ले रही है। लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने गहराई में आखिर ऐसा कौन सा एंटिटी है जो इन सबके पीछे है। कैप्टन अभी हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ते रहने का प्लान करता है, लेकिन मुश्किल ये भी थी कि स्मिथ चोटिल था, उसका सूट भी टूटा हुआ था और इस सब में अगर वो पानी में वॉक करेगा तो उसकी जान को नुकसान हो सकता है। स्मिथ इनसे कहता भी है कि तुम सब मुझे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, लेकिन कोई मानता नहीं, तो सब साथ में ही आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रहे दोस्तों कि ये सारे एक ड्रिल या होल में हैं और इनकी मंजिल है ओशन फ्लोर, जहां से इन्हें रेस्क्यू किया जा सकेगा। तो हाँ, आप कंफ्यूज मत होना कि ये सारे ओशन के सरफेस में पहुंचेंगे। अब ये है तो होल में, लेकिन ये पहुंचना चाहते हैं रोइबक स्टेशन तक, जहां से इवैक्यूएशन पॉड इन्हें सेफली ऊपर पहुंचाएगा, वो भी सतह तक नहीं, सिर्फ एक सेफ डिस्टेंस तक जो कि ओशन में ही है। खैर चलते तो नोरा को एक एंटिटी जैसा कुछ दिखाई देता है जो बहुत डरावना था और ये सारे वो अपनी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये एंटिटीज लाइट की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। इसी दौरान इमली चिल्ला उठती है, रियलाइजिंग कि स्मिथ इनके साथ नहीं है, और तभी कैप्टन को स्मिथ पास ही में बेहोश पड़ा मिलता है, जिसे ये सारे बचाने की कोशिश करते हैं। और तो और उनके पास इस भयानक एंटिटी से बचने के लिए कोई वेपन वगैरह भी नहीं था। तभी एंटिटी नोरा को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन वो कैसे भी खुद को बचाती है। कैप्टन भी अब एक एल्गी जैसी वस्तु में फंस गए थे और नोरा उन्हें बचाने लगती है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाती, एंटिटी वापस से नोरा पे अटैक कर देती है। कैप्टन कैसे भी बीच में कूद पड़ता है, जिससे एंटिटी तो भाग जाती है, लेकिन कैप्टन एक ऐसी पोजीशन में लटक जाते हैं जिससे वो वाटर प्रेशर के कारण पानी में ही कहीं फट जाते हैं। वहीं नोरा भी झटका खाकर किसी सुनसान जगह पे पहुंच
पहुंच जाती है जहां उस पे सी मॉन्स्टर्स हमला करने लगते हैं। तो अब नोरा बिना रुके चलती रहती है और वो फाइनली एक स्टेबल बेस तक पहुंच पाती है विच वाज द शेफर्ड स्टेशन। अब ये उसकी मंजिल तो नहीं थी, लेकिन उसे कुछ टाइम हॉल्ट करने का मौका मिल जाता है और वो बार बार स्मिथ और एमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वहीं शेफर्ड स्टेशन में उसे कैप्टन लूसियन का लॉकर दिखता है जहां उसके कुछ पुराने यूनिफॉर्म्स वगैरह रखे हुए थे और उसके जेब में उसे लूसियन की बेटी की पिक्चर भी दिखती है, जहां से उसे ये पता चलता है कि कैप्टन की बेटी एली तो 14 साल की उम्र में ही चल बसी थी और वो ये दुख वाली बात किसी को बताए तक नहीं थे, नॉट इवन टू नोरा। नोरा अब इस सबसे डीमोटिवेटेड हो चुकी थी और उसे जीने का कोई होप नहीं दिख रहा था। वो सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। I mean, यहाँ रहेगी तो एक टाइम के बाद भूख प्यास से समाप्त हो ही जाएगी। वहीं अगर वो बाहर जाने का रिस्क लेगी तो शायद तुरंत ही सी मॉन्स्टर्स के हाथों खत्म हो जाएगी। तो इसी दुविधा के बीच वो अपने लिए शेफर्ड स्टेशन में ही एक सूट और वेपन का इंतजाम करती है और निकल पड़ती है रोईबक स्टेशन की ओर, जहां अब वो पानी में चल के आगे बढ़ेगी। खैर अब चलते चलते उसे एक जगह एमिली की आवाज आती है जो काफी डरी हुई थी, लेकिन टू आवर रिलीफ वो और स्मिथ अब भी जिंदा थे और मदद ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। खैर अब एमिली, नोरा और स्मिथ एक साथ रोईबक तक चल के जाने का प्लान करते हैं, लेकिन स्मिथ बेहोश पड़ा था तो उसे ये ड्रैग करते हुए आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं। ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से कुछ डीप बातें करने लगते हैं, जहां नोरा बताती है कि उसका मंगेतर स्मिथ का बेस्ट फ्रेंड था और ये तीनों साथ ही स्कूबा डाइविंग करते थे। एक रोज नोरा का फियांसे रात को डाइविंग करने गया लेकिन कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। उसके बाद से नोरा हर पल उसको याद करती है और उसमें अब ज्यादा कोई उम्मीद नहीं बची है। नोरा यहाँ खुद को पावरलेस मान रही थी क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाई। यहाँ हमें उनकी बातों से यह भी पता चलता है कि एमिली स्मिथ से बहुत प्यार करती है, मतलब ये एक कपल थे। खैर अब इन्हें अपने सामने रोईबक स्टेशन दिखता है, लेकिन वहां तक जाने से पहले इन्हें एक बड़ा झटका मिलता है जहां स्टेशन के एंट्रेंस में कई सारे सी मॉन्स्टर्स जमा हुए थे। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि वो वहां सो रहे हैं। नोरा और एमिली दोनों को ही एंट्रेंस में घुसने से पहले इन सारे मॉन्स्टर का सामना करना होगा और तब तक तो एमिली का ऑक्सीजन भी खत्म होने की कगार पे था, क्योंकि अगर आपको याद हो तो नोरा शेफर्ड में रुक के अपने ऑक्सीजन वाले सिलेंडर को रिचार्ज कर ली थी, लेकिन एमिली शुरुआत से ही बिना ब्रेक के पानी में ही घूमे जा रही थी। तो अब ये दोनों चुपचाप से अंधेरे में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से एमिली के सूट की ऑक्सीजन कम होने के कारण एक वार्निंग लाइट और साउंड बार बजने लगता है। इससे ये सारे क्रीचर्स जाग जाते हैं और इन पे हमला करने को तैयार होते हैं। ऐसे में नोरा एमिली को आगे बढ़ने को कहती है और वो खुद इन सी मॉन्स्टर से भिड़ने के लिए रुक जाती है। एक मॉन्स्टर तो उसे निगलने की भी कोशिश करता है और कुछ हद तक निगल भी लेता है, लेकिन जैसे ही नोरा को आभास होता है कि एमिली और स्मिथ सेफ हैं, तो वो अपना वेपन शूट कर देती है, जिससे वो इस मॉन्स्टर के पेट को चीरते हुए बाहर निकलती है। साथ ही अपने वेपन से वार कर देती है, जिससे ये मॉन्स्टर्स थोड़ा पीछे हटने लगते हैं। लेकिन तभी नोरा को एक आवाज आती है जो कि काफी भयानक और हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड थी, और फिर नोरा को अपने सामने इन सारे मॉन्स्टर्स का बॉस दिखता है, which was huge and much more terrifying than these creatures। इस मॉन्स्टर को देख के नोरा भागने लगती है और एक एक्सप्लोजन के चपेट में आकर ये सारे बिल्कुल रोईबक के बल के हेड में ही जा घुसते हैं, जहां ये दरवाजे को सील कर देते हैं। एमिली भी कैसे भी नोरा का हेलमेट तोड़कर उसे सफोकेशन से बचा लेती है, यानी कि अब ये तीनों सेफ थे। ये सारे एक इवैक्यूएशन चेंबर तक जाते हैं जहां इनके पास 3 पॉड्स थे जिसे ये आराम से बाहर निकल सकते थे, लेकिन तभी नोरा को पता चलता है कि उसका इवैक्यूएशन पॉड डिसफंक्शनल है, जिसके चलते वो बाहर शायद नहीं जा पाएगी। अब वो झूठ बोलकर सबसे पहले घायल स्मिथ को इवैक्यूएट करा देती है, लेकिन जब एमिली को पता चलता है कि नोरा का पॉड खराब है तो वो जिद करने लगती है कि वो नोरा को अकेले छोड़ के नहीं जाएगी। बट नोरा के हिसाब से ये लोग ज्यादा देर तक सेफ नहीं रह पाएंगे, तो एमिली को बाहर चले जाना चाहिए। बेसिकली नोरा यहाँ एमिली को समझा बुझा कर उसे बाहर सेफली भेज देती है, लेकिन खुद वो स्टेशन में रुक जाती है। विंडो से बाहर देखने में नोरा को वही सी मॉन्स्टर दिखता है जिसके साथ कई और मॉन्स्टर्स थे। इस पॉइंट में नोरा इनसे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। इनफैक्ट वो तो लीजरली उस मॉन्स्टर के सामने बैठ जाती है और सोचती है कि इस बार उसके पास मौका है सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड करने का, जहां वो खुद ही स्टेशन के कूलर टावर्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे इस स्टेशन पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि ये स्टेशन ही एक्सप्लोड हो जाता है और उसके साथ साथ ये सी मॉन्स्टर भी इस एक्सप्लोजन के चपेट में आकर खत्म हो गया था। तो हाँ, अब फाइनली नोरा पावरलेस नहीं थी, बल्कि वो इतने बड़े सी मॉन्स्टर को हरा दी थी, यानी कि खुद की जो अंदर एक बेबसी थी उस पे जीत पा ली थी। तो फिल्म के शुरुआत में हम कुछ म्युनिसिपल वर्कर्स को देखते हैं जो कि टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए एक रिजॉर्ट गए हैं, जहां इनके लिए ढेर सारे केबिन्स रिजर्व्ड हैं। हम देख पाते हैं कि इनके बीच आपसी तालमेल एकदम नहीं है। I mean, सब मानो मुंह फुलाए बैठे हैं। अब ऐसा क्यों है वो बताने से पहले मैं आपको सारे कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूं। तो कुल मिलाकर ये 9 लोग हैं, हु आर लीना, एवा, नाज़ा, आमिर, काज,
बुजॉन, अनेट, देन इनका टीम लीडर जोनस और सबकी बॉस इंगेला। अब सीन ये था कि इनके छोटे टाउन कोलारेंगन में शॉपिंग सेंटर खुलने का प्रस्ताव था जो कि इन्हीं म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज ने पास करा था। इन जनरल यहाँ के जो कॉमन लोग थे वो इस शॉपिंग सेंटर के अगेंस्ट थे, जिससे इन एम्प्लॉयज पे भी काफी प्रेशर था। कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी था, यानी कि वो होता है ना, काम शुरू करने से पहले एक बार लीडर स्पेड मारेगा ग्राउंड में, जैसे हम लोग नारियल फोड़ते हैं वैसा ही कुछ। तो कल के बड़े इवेंट से पहले ये टीम थोड़ा फन करने, चिल करने और हल्का फुल्का काम करने इस आउटिंग पे आई थी। अब जिस रिजॉर्ट में ये लोग टीम बिल्डिंग के लिए गए थे उसका नाम था कोलारजेसॉन स्टगबी, और ये एकमात्र रिजॉर्ट था इस टाउन में जो कि म्युनिसिपैलिटी के इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहा था। तभी तो ये लोग यहाँ आए थे अपने आउटिंग के लिए, बाकी जगह शायद इन्हें अलाउ भी नहीं करता कोई। खैर ये रिजॉर्ट टाउन से थोड़ा बाहर था, लेक के उस पार, और यहाँ 4 एम्प्लॉयज थे। इन एम्प्लॉयज का नाम था जेनी, रॉजर, देन क्लियो जो कि टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज वगैरह करवाने वाली थी, एंड फाइनली शेफ जिसका नाम था कार्ल। सभी लोग यहाँ अपने अपने केबिन्स में सेटल होते हैं और एज अ व्यू हम नोटिस करते हैं कि लीना हाल ही में कुछ महीनों की छुट्टी से वापस आई है और वो छुट्टी पे गई थी ड्यू टू सम स्ट्रेस, मतलब मेंटली वो थोड़ी अनस्टेबल थी, इसलिए शी वाज बीइंग वेरी पर्टिकुलर कि यहाँ उसे किसी तरह का स्ट्रेस तो नहीं मिलने वाला ना। खैर इसके बाद हम शेफ कार्ल को देखते हैं जो पाता है कि किचन में गैस खत्म है, इसलिए वो अपने कार से गैस भरवाने जाता है, लेकिन रास्ते में रोड पे बड़ी बड़ी कीलें थी जिससे उसका टायर पंचर हो जाता है। कार्ल बाहर आके देखता है और वो पाता है कि आसपास के जंगल में कोई तो अजीब सेटअप्स कर रहा था, मानो वो इंसानों को मारना चाहता हो। अब इससे पहले कार्ल कुछ समझ पाता, एक अनजान आदमी उस पे पीछे से अटैक करके उसे मार गिराता है। दूसरी तरफ म्युनिसिपल वर्कर्स एक साथ बैठते हैं और अपना काम वगैरह देखना शुरू करते हैं। एंगेला यहाँ एक क्रिंज एड प्ले करती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे इनकी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी और ये शॉपिंग सेंटर डेवलपमेंट का नींव होगा। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है जहाँ हमें पता लगता है कि भाई यहाँ काफी करप्शन चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपिंग सेंटर के लिए ये लोग फार्मर्स से जमीन छीन लिए थे जिसके बदले में किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली थी। यहाँ डेवलपमेंट के लिए कोई बस रूट प्रपोज नहीं था, बस कम्युनिटी का सारा पैसा इस शॉपिंग सेंटर में जाने वाला था। मोरओवर शॉपिंग सेंटर के डेवलपमेंट के लिए कंपनी को ये जमीन बहुत कम दाम में बेची गई थी। कहने का मतलब ये कि अगर शॉपिंग सेंटर फेल हुआ तो भैया यहाँ के रहने वाले बर्बाद हो जाएंगे, और ये सेंटर फेल ही होने वाला था। लीना जब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ती है तो उसका कहना था कि मैंने ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया था, तो मेरे अप्रूवल सिग्नेचर्स यहाँ कैसे आ गए। जॉनस इस बात को ये कह के टाल देता है कि लीना को शायद याद नहीं होगा कि वो सिग्नेचर करी थी, क्योंकि आजकल वो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो क्या उसे याद रहता है क्या नहीं कोई कह नहीं सकता। इस पूरे मीटिंग को देखकर हम एक बात समझ जाते हैं कि इस पूरे करप्शन के पीछे एंगेला और जोनस का हाथ है। साथ ही कैच भी इसमें जोनस का साथ दे रहा है क्योंकि वो सीनियर की चाटने वाला एम्प्लॉय था। बाकी के 6 लोग इस शॉपिंग सेंटर प्लान से उतना ओके नहीं थे, स्टिल उन पे काफी दबाव डाला जा रहा था। यहाँ एक पॉल्सन नामक किसान का जिक्र भी होता है जिसके पूरे फार्म को ये लोग तबाह करके छीन लिए थे और बदले में पॉल्सन को कुछ नहीं मिला। इसके परिणाम अनुसार पॉल्सन खुद को मार लिया था। खैर यहाँ से फोकस रिजॉर्ट स्टाफ जेनी पे जाता है जो कि पाती है कि इनका कुक गायब है, तो वो जैसे तैसे सबको पैकेज्ड फूड और हॉट डॉग गर्म करके खिलाती है। वहीं पैरेलल में होटल स्टाफ रॉजर को भी वो अनजान हत्यारा बड़े चाकू से मार डालता है। खैर इधर सभी म्युनिसिपल एम्प्लॉयज का मूड खराब था, तो माहौल को हल्का करने के लिए जोनस एक मैस्कट बन के आता है, और ये मैस्कट था सॉटिस। सॉटिस इनके टाउन का मैस्कट था जो कि एक कोल वर्कर हुआ करता था और वो यहाँ के फॉरेस्ट वाले जमीन का रक्षक था। लेकिन देखा जाए तो ये म्युनिसिपल वाले यहाँ के लोगों की जमीन ही छीन रहे हैं, स्पेशली जोनस, व्हिच वाज एन आयरनी। तो ऑब्वियसली ये मैस्कट बनने वाला मूव किसी को फनी नहीं लगता है और इससे जोनस गुस्सा जाता है कि मैं तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कॉस्ट्यूम सब पहन रहा हूँ और तुम सारे नेगेटिविटी फैला रहे हो। इंग्लिश यहाँ अकेले में जोनस को समझाती है कि बाकी लोग तुम्हारी तरह विजनरी और सक्सेसफुल नहीं है, वो सब तुमसे जलते हैं। कल जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगा ना तो फर्स्ट गोल्डन शवल तुम ही चलाना। एनीवेज इस सब के बाद पूरी टीम क्लोई के साथ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करने जाती है। क्लोई इन सबका फोन एक डब्बे में रखवा लेती है ताकि ये फोन पे ना लगे रहे, रादर एक दूसरे से बातें करें। यहाँ हम समझ पाते हैं कि आमिर लीना को पसंद करता है और आमिर इन जनरल भी एक अच्छा इंसान था। खैर तो एक्टिविटी शुरू होती है, जहाँ पहली एक्टिविटी थी 2 टीम में बट के वुड और प्लास्टिक बोतल से राफ्ट बनाना, देन पानी में तैराना उसको। इस एक्टिविटी में जोनस की टीम जीत जाती है। इसके बाद और भी कई एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन पैरेलल में हम देखते हैं कि वो कातिल रिजॉर्ट पहुंचकर इनके फोन का डब्बा चुरा लेता है, जिसके बाद वो बेरहमी से जेनी को मार गिराता है। एंड देन ये किलर होटल का वाईफाई भी तोड़ चुका था, यानी कि इन लोगों का बाहरी वर्ल्ड से कनेक्शन पूरी तरह से कट।
कमिंग बैक टू एक्टिविटीज, अब टीम को जिप लाइनिंग करना था जो कि लेक के इस पार से उस पार तक की थी, लेकिन लीना ये करने से मना करती है क्योंकि वो डर रही थी। ऐसे में जोनस और टैज लीना का मजाक बनाते हैं। लीना यहाँ एक्टिविटीज छोड़ के वापस रिजॉर्ट आती है और वो जोनस के केबिन में जाती है। देन वो जोनस का लैपटॉप खोल के उसके ईमेल चेक करती है जहां उसे करप्शन के सबूत मिल जाते हैं। दरअसल जोनस को अच्छे से पता था कि ये शॉपिंग सेंटर फेल होगा, लेकिन वो ऑलरेडी कंपीटिंग कंपनी से टच में था, यानी कि सब बर्बाद हो जाने के बाद जोनस दूसरे कंपनी में हाई पेइंग जॉब ले लेगा, साथ ही करप्शन के लिए तो पैसा उसको मिला ही। जोनस सबको बोल रहा था कि शॉपिंग सेंटर में बड़ी बड़ी कंपनीज आने वाली है जैसे कि IKEA, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। बेसिकली इस शहर के कम्युनिटी का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और ये शहर ही डूब जाएगा। इसमें फायदा सिर्फ जोनस और एंगेला का था क्योंकि उन्हें पैसा मिला, दूसरी जगह वो लोग जॉब पे भी चले जाएंगे। वहीं कैज का भी जोनस काटने ही वाला था। अब लीना ये भी पता कर पाती है कि वो वाकई में उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन नहीं करी थी, बल्कि जोनस कैज से लीना के सिग्नेचर फोर्ज करवाया था। लीना फौरन सारे सबूत को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है। खैर सभी लोग वापस आते हैं और क्लियो को इनका फोन वाला डब्बा नहीं मिलता। क्लियो बहाना बना देती है कि सबको सबका फोन बाद में मिलेगा। मीनवाइल वो पर्सनली फोन का डब्बा खोजना शुरू करती है। अब क्लियो को फोन का डब्बा तो नहीं मिलता, लेकिन जेनी की लाश जरूर दिख जाती है। ऐसे में ये किलर जो कि अब सॉटिस वाला मास्क पहन लिया था, वो क्लियो को भी मार गिराता है। यानी चारों होटल स्टाफ अब मारे जा चुके हैं। अब तक शाम हो चुकी थी और ये म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज रात में मस्त पार्टी कर रहे होते हैं, हॉट टब में नहा रहे होते हैं, जब हमें फ्रांस के बारे में थोड़ा बताया जाता है। अब आप पूछोगे फ्रांस कौन? वेल बताता हूँ। दरअसल फ्रांस नाम का एक बंदा था जो कि इनके ही ऑफिस का एक एम्प्लॉय था। वो यहाँ के करप्शन से तंग आ चुका था और जब पॉल्सन किसान खुद को मार लिया तो फ्रांस इतना परेशान हुआ कि वो इंग्लिश पे हमला तक कर दिया था। उस हमले के चोट का निशान आज तक इंग्लिश के कंधे पे है। वही फ्रांस इस घटना के बाद ऑब्वियसली नौकरी छोड़ दिया। दूसरी तरफ लीना करप्शन वाली बात नादजा और आमिर को बताती है। नादजा और आमिर भी सबूत चेक करते हैं एंड दे ऑल एग्री कि वो लोग पुलिस को सब बता देंगे। इस पॉइंट पे लीना जोनस को इस बारे में कन्फ्रंट भी करती है और जोनस यहाँ लीना को भी बढ़िया जॉब दिलवाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन अपनी लीना नहीं मानती एंड शी वाज एडमेंट कि कल सुबह पुलिस को करप्शन का सारा सबूत दे दिया जाएगा। अब ये सब हो ही रहा होता है कि अपना सॉटिस मास्क वाला किलर यहाँ आता है और कैज को ग्रास कटर से मार गिराता है। देन वो इंग्लिश को पकड़ लेता है और उसे फ्लैग पोल पे लिटरली टांग के मार देता है ताकि सब लोग ये देख सकें। इस भयावह दृश्य को देखकर बचे 7 लोग में अफरा तफरी मच जाती है, जहां जोनस और लीना जंगल में भागते हैं, लेकिन जंगल में किलर ने टाइट वायर्स लगा रखे थे जिससे जोनस का अपर हेड कट जाता है। पूरा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि इससे वो काफी जख्मी हो गया था, स्किन तो निकल गया था पूरा। लीना और जोनस वो एक्टिविटी में बने राफ्ट से लेक पार करने की कोशिश करते हैं और यहाँ जोनस लीना से प्रूफ वाला पेन ड्राइव लेके उसे पानी में धकेल देता है। लीना किसी तरह पानी से बाहर निकलती है और जंगल में ही बने एक गड्ढे में छुप जाती है जहां उसे कुक की भी लाश दिखती है। दूसरी तरफ नादजा, आमिर, ईवा और बुजॉन एक साथ खुद को केबिन में बंद कर लिए थे और इस किलर से बचने के रास्ते ढूंढ रहे थे। ये लोग मिनी वैन से भागने का प्लान करते हैं और नादजा वैन का की लेने जोनस के केबिन में जाती है। यहाँ ये किलर नादजा पे हमला कर देता है, लेकिन नादजा किसी तरह अपना बाल काट के बचती है। देन की लेके आती है, यानी इनका प्लान वो सक्सेसफुल। बट देन ये किलर मिनी वैन को ही फायरवर्क्स की मदद से उड़ा देता है। तो हाँ, ये सब रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। ऑल्दो हम व्यूअर्स एक बात देख पाते हैं कि नादजा में फाइटिंग स्पिरिट सबसे ज्यादा है, स्मार्ट बंदी है ये। इसके बाद आमिर जंगल में जाकर लीना को भी रेस्क्यू करके ले आता है और अब ये 5 लोग साथ में थे। वहीं एनेट अब भी बाहर छुपी हुई थी और जोनस उसके पास आता है। एनेट जोनस के कटे हुए हेड स्किन को सिलने की कोशिश करती है, जिसके बाद इनके बीच थोड़ी बातें होती है। इससे हमें पता लगता है कि एनेट फ्रांस को इस टीम आउटिंग के बारे में बताई थी क्योंकि वो दोनों अब भी दोस्त हैं। यानी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि फ्रांस ही किलर है जो कि इन्हें मार रहा है। तभी किलर यहाँ आ जाता है और ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं। जोनस एक मोटर वाले ठेले पे बैठ के भाग जाता है और एनेट ही ठेले को धक्का देके स्टार्ट करी थी, लेकिन जब वो बैठने की कोशिश करती है तो जोनस एक्सेलरेट कर देता है जिससे वो गिर जाती है एंड ऑब्वियसली पकड़ी गई। तो ये किलर एनेट के करीब आता है और एनेट उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम फ्रांस हो, हम दोनों दोस्त हैं, तुम मुझे मत मारो। ये कह के एनेट किलर का मास्क हटाती है एंड टू हर सरप्राइज ये फ्रांस नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये किलर तुरंत एनेट के सर पे कत्ती से हमला कर देता है जिससे एनेट भी मरने के कगार पे है। वहीं जोनस मोटर ठेले से भाग रहा था जब रोड पे पड़े कीलों से ठेले का टायर फट जाता है और जोनस सीधा लेक में गिरता है। दूसरी तरफ वो 5 लोग डिड्यूस करते हैं कि किलर फ्रांस नहीं है बल्कि फार्मर पॉल्सन का बेटा है। जी हाँ दोस्तों, पॉल्सन जब खुद को मारा था तो उसका बेटा ही अपने मरे हुए बाप को बार्न में पाया था। ऐसे में वही हम सबसे बदला ले रहा है क्योंकि हमारे पॉलिसीज की वजह से उसके पिता की जान गई। खैर ये जानने के बाद 5 कुछ नुकीले हथियार वगैरह लेकर एक साथ जंगल में जाते हैं
हैं ताकि वो लोग जिप लाइन का इस्तेमाल करके लेक पार कर जाए। इनके ग्रुप पे किलर अटैक कर देता है जिससे पांचों बिखर जाते हैं। आमिर और लीना जिप लाइन तक पहुंच जाते हैं, वहीं बुजॉन और ईवा वापस केबिन में भागते हैं और नात्जा का कोई अता पता नहीं था। यहाँ आमिर लीना को हिम्मत देके जिप लाइन करने के लिए मनाता है और ये दोनों साथ में जिप लाइन करते हुए उस पार जाने लगते हैं। लेकिन आमिर देखता है कि जिप लाइन के अंत में किलर नुकीले स्पाइक्स डाल रखा था। ऐसे में आमिर खुद स्पाइक्स के सामने आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और लीना बच जाती है, ऑल्दो वो जख्मी जरूर हो गई थी। दूसरी तरफ ये किलर एवा और बोजॉन पे हमला कर देता है और इस हमले में बोजॉन का कान कट जाता है। साथ ही किलर उसे बहुत मारता है। ईवा समा बोजॉन को बचाती है और ये लोग वही गोल्डन शवल लेके किलर से लड़ते हैं। एक पॉइंट पे बोजॉन किलर के मास्क में आग लगा देता है, लेकिन ये किलर फिर भी उसे और ईवा को मारने बढ़ता है। एन वक्त पे यहाँ नात्जा आती है और वो शवल से किलर का सर धड़ से अलग कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था ना कि सबसे बहादुर नात्जा ही है, और देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 3 बार इस किलर को चकमा दे दी एंड फाइनली मार भी दी। इसके लिए नात्जा ओपन द चैट हो जाए। नाउ इस पॉइंट पे किलर मारा जा चुका था और नात्जा, बोजॉन और ईवा बच चुके थे। यहाँ भी हमें किलर का चेहरा नहीं दिखाया जाता है तो सिर्फ उसका मैस्कट वाला मास्क सॉटिस। वहीं दूसरी तरफ लीना लेक पार कर चुकी थी और जंगल में उसे उनका फोन वाला बॉक्स मिल जाता है। वो फौरन फोन करके पुलिस बुलाती है, जिसके कुछ समय बाद वो पुलिस कार्स को यहाँ से गुजरते भी देखती है। लेकिन तभी लेक से जॉनस निकलता है और वो लीना पे हमला कर देता है क्योंकि लीना उसके करप्शन का पोल खोल देती। सेल्फ डिफेंस में लीना जॉनस का कटा हुआ सर और भी फाड़ देती है जिससे जॉनस मारा जाता है। एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि पुलिस मौका वारदात पे पहुंच चुकी है और सभी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जा रहा है और पुलिस इनसे पूछताछ भी कर रही है। देखा जाए तो यहाँ सिर्फ 4 लोग बचे थे, दे वे नात्जा, बोजॉन, ईवा और लीना। वैसे बोजॉन ऑलमोस्ट मरने के कगार पे बहुत पिटा था वो। तो जैसे ही टीजर शुरू होता है हम एक इंजर्ड बच्चे को देखते हैं जो कि किसी अनजान फैमिली से लिफ्ट मांग रहा होता है। जब ये काइंड फैमिली इस बच्चे को उसके पेरेंट्स और घर तक छोड़ने की बात कहती है तो ये बच्चा कहता है कि वो कहीं भी जाएगा एक्सेप्ट डेरी। ये सीन क्लियरली बताता है कि इस बच्चे की भिड़न तो ऑलरेडी पेनीवाइज से हो चुकी है। इनफैक्ट वो किसी तरह से पेनीवाइज के चंगुल से बच निकला है। अब दोस्तों इस ब्रेक डाउन के अंदर आगे हम पूरे सीरीज की कहानी को काइंड ऑफ एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इसमें स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिएगा। आगे हमें क्लियरली दिखाया जाता है कि इस सीरीज की कहानी 1962 में सेट है और अगर आपको याद हो तो पहले इट फिल्म की कहानी 1989 में सेट थी, यानी कि ये कहानी उस कहानी से 27 साल पहले की है। अब ज्यादातर इट फैंस को पहले से ये बात पता होगा कि पेनीवाइज 27 इयर्स तक हाइबरनेट करता है दोबारा रीसर्फेस करने से पहले, यानी कि ये जो 1962 वाली सेटिंग है वो काफी एक्यूरेट है। इनफैक्ट सोर्सेस के मुताबिक इट वेलकम टू द डेरी सीरीज के अंदर 3 सीजन्स होने वाले हैं और हर एक सीजन की कहानी हमें 27 साल पीछे लेके जाएगी, यानी कि अभी 1962 में है सीजन 1 के दौरान, सीजन 2 1935 के दौरान होगी और सीजन 3 1908 के दौरान। इसके अलावा एंडी मशीटी एक इंटरव्यू में क्लियरली बताया है कि इस सीरीज के अंदर हमें पेनीवाइज की ओरिजिन और उसके कॉस्मिक एंटिटी होने वाली बात पे भी थोड़ी बहुत फोकस करी जाएगी। वैसे इस ब्रेकडाउन के अंदर आपको कई रेफरेंस में देने वाला हूं जहां हम पेनीवाइज के कॉस्मिक एंटिटी होने की बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। अब आगे के सीन में हम एक ब्लैक फैमिली को डेरी मेन में मूव करते देखते हैं और यहाँ हमें इन कैरेक्टर्स के नाम तो नहीं बताए गए, लेकिन जिस तरह से एक व्हाइट नेबरहुड वाली औरत इन्हें देखकर अपना मुंह फेर लेती है, ये डेरी में पल रहे रेसिज्म की तरफ इशारा करती है। यानी ये जो सीरीज है सिर्फ फियर पे बेस्ड नहीं होने वाली, रादर हमें यहाँ सोशल कमेंट्री भी देखने को मिलेगी। इस पॉइंट में आप सभी को इट बुक्स के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे काफी कुछ आपके दिमाग में जो डाउट्स चल रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो किताब के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इनफेमस इंसिडेंट का जिक्र है जिसे नाम दिया गया है द फायर ऑफ ब्लैक स्पॉट। बेसिकली डेरी के अंदर एक ब्लैक स्पॉट करके क्लब था जहां पे मोस्टली ब्लैक वेटरन्स लोग आते थे, मतलब इन जनरल आप कह सकते हो कि ब्लैक लोग ही वहां जाते थे। वेटरन्स बोले तो ब्लैक सोल्जर्स होते हैं ना, वो लोग आते थे जो कि नियर बाई आर्मी बेस से ही आते थे। इस क्लब को मेन लीजन ऑफ व्हाइट डिसेंसी द्वारा जला दिया गया था, यानी कुछ व्हाइट सुप्रीमिस्ट लोग मिलकर इस क्लब को तब जलाए थे जब क्लब के अंदर कई ब्लैक लोग थे, जिस वजह से यहाँ कई ब्लैक लोग मारे गए थे। ऑल्दो डिक हैलोरन नाम का बंदा इस फायर को एस्केप किया था। अब डिक हैलोरन दोस्तों वही किरदार है जिसे हम द शाइनिंग मूवी के दौरान जान पाए थे और हैलोरन का जो जिक्र है वो डॉक्टर स्लीप मूवी में भी था। सो यू सी स्टीफन किंग के दूसरे नॉवेल्स की कहानी भी आप
आपस में काइंड ऑफ कनेक्ट होती है, एक ही यूनिवर्स के अंदर हम कह सकते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द फायर ऑफ द ब्लैक स्पॉट, देखो जब भी पेनीवाइज जागता है 27 साल बाद, तो यहाँ दो बहुत खतरनाक इंसिडेंट्स तो होते ही हैं। क्यों? क्योंकि इन इंसिडेंट्स में पेनीवाइज का हाथ होता है। वही डेरी के लोगों को सबकॉन्शियसली भड़काता है, जिससे लोग अजीब तरह से बिहेव करते हैं और इस तरह की घिनौनी हरकत कर देते हैं। सो वी कैन सेफली अज्यूम कि द ब्लैक स्पॉट इंसिडेंट में भी पेनीवाइज का हाथ जरूर था। ऑल्दो मेरे मन में यहाँ एक कंफ्यूजन है, क्योंकि द ब्लैक स्पॉट वाली जो इंसिडेंट थी वो बुक के अंदर बताई गई है कि 1935 में हुई थी, बट देन टीजर में हमें पता चलता है कि कहानी 1962 में सेट है। बट देन ब्लैक फैमिली को जिस तरह से टीजर में दिखाया गया है, इससे लगता है कि द ब्लैक स्पॉट वाली इंसिडेंट होगी, लेकिन 1962 वाले टाइमलाइन में। सो यहाँ पे इंसिडेंट्स को सेम लिया गया है किताब से, लेकिन शायद टाइमलाइन को चेंज किया जाए, अगर मैं जो सोच रहा हूं वैसा होता है तो। एंड इफ दैट हैपेंस, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जिस ब्लैक फैमिली को दिखाया गया है, वहां जो फादर है वो है विल हैनलन। अब बुक में इस घटना के समय पेनीवाइज भी अपीयर हुआ था एज अ जायंट बर्ड, लेकिन हमें सीरीज के अंदर देखना होगा कि इस चीज को किस तरह से डिपिक्ट किया जाता है। मूविंग ऑन, अगला सीन डेरी हाई स्कूल का है, जहां बर्ट द टर्टल सेज डक एंड कवर लिखा हुआ है। अब पहली बार देख के आपको ऐसा लग सकता है कि ये रेफरेंस डक एंड कवर मूवी की है, जो कि शायद एनिमेटेड मूवी थी 1952 की, और उस मूवी को फिलहाल डेरी हाई स्कूल में प्ले किया जा रहा है। सिंपल राइट? रॉन्ग, क्योंकि अगर आप ओजी इट के फैन हो तो आप ध्यान दोगे कि यहाँ टर्टल वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है, और इस टर्टल का डायरेक्ट रेफरेंस है मैटरिन से। जी हाँ दोस्तों, स्टीफन किंग के इट यूनिवर्स में मैटरिन एक काफी मिस्टीरियस एंड कॉस्मिक लेवल का कैरेक्टर है, जो कि एक जायंट टर्टल है, और उसका रोल पेनीवाइज के ऑपोजिट में होता है। यानी अगर पेनीवाइज इविल है तो मैटरिन अच्छा है, गुड है। पेनीवाइज मैटरिन से डरता है, और थ्रू आउट द मूवी जो हम देखे हैं इट, जो कि 2017 में आई थी, एंड देन इट चैप्टर 2, वहां हम मैटरिन के छोटे मोटे रेफरेंसेस को देख पाए थे। सो इट्स सेफ टू अज्यूम कि वेलकम टू द डेरी के अंदर भी हमें मैटरिन के रेफरेंस देखने को मिलेंगे। एक तो हमें टीजर के अंदर ही दिख गया। ऑल्दो आई वुड लाइक यहाँ क्रिएटर्स मैटरिन वाले एंगल को थोड़ा और एक्सप्लोर करें, मतलब पूरी जो कॉस्मिक एंटिटी वाली कहानी है इसे थोड़े और अच्छे से दिखाया जाए, जिससे हम स्टीफन किंग के मैक्रोवर्स के बारे में और जान पाएंगे। टॉकिंग मोर अबाउट मैटरिन, वेल मैटरिन ने अपने शेल से यूनिवर्स को क्रिएट किया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने गलती से यूनिवर्स को वॉमिट कर दिया था जब उसका पेट खराब था। आई नो, सुनने में बहुत अजीब सा है, बट हाँ, इसकी लोड़ कुछ ऐसी ही है। नाउ पेनीवाइज एक एंशिएंट इंटरडिमेंशनल इविल एंटिटी है, जो कि मैक्रोवर्स से ही आई है या आया है, मतलब इसका ऐसा कोई जेंडर नहीं है, और उसका असली फॉर्म डेडलाइट्स नाम की एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल एनर्जी है। जब लूजर्स क्लब पेनीवाइज से लड़ रहे होते हैं तो बिल का एक स्पिरिचुअल और वी कैन से मेटाफिजिकल एनकाउंटर होता है मैटरिन के साथ, और इसे कहते हैं द रिचुअल ऑफ चड। मैटरिन उन्हें गाइड करता है और बताता है कि कैसे इट के खिलाफ लड़ना है, लेकिन वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता, सिर्फ सटल गाइडेंस देता है। अब आगे के सीन में हम कुछ बच्चों के ग्रुप को देखते हैं, जिन्हें देख के हमें बहुत ही मजा आता है, स्पेशली बिकॉज इट मूवी के अंदर भी हमने लूजर्स क्लब को देखा था जिसमें बच्चे थे। ये बच्चे इस बात की छानबीन कर रहे थे कि कैसे डेरी के अंदर बच्चे गायब हो जाते हैं। यहाँ हमें कुछ बच्चों की मिसिंग फोटोज भी देखने को मिल जाती है, जिससे हम अज्यूम कर पाते हैं कि 1962 के अंदर पेनीवाइज ऑलरेडी जाग चुका है और एक्टिव है। एक्टिव है मतलब बच्चों को खाने लग गया है। हम इन बच्चों को अपने साइकिल्स पे देखते हैं, जहां ये लोग सेम उस डेरी की स्ट्रीट्स पे होते हैं जहां हमने लूजर्स क्लब को भी देखा था। आई मीन इन स्ट्रीट्स पे जेड ऑफ द ओरिएंट रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा है, विच प्रूव्स कि ये वही सेम स्ट्रीट है जो कि हमने इट मूवीज में देख रखी है। देन हम एक डरा देने वाला ड्राउनिंग सीन भी देखते हैं, जिसमें पक्का पेनीवाइज का हाथ है, क्योंकि पेनीवाइज को इन जनरल पानी के अंदर से अटैक करना पसंद आता है। इनफैक्ट वो सीवर्स के अंदर ही तो रहता है। देन वो पाइप्स के थ्रू बच्चों को डराता है, मतलब पाइप्स के थ्रू बच्चे उसकी आवाज सुन पाते हैं, जो कि ट्रेलर में हम आगे देख भी पाए। नाउ द नेक्स्ट सीन इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहां हम एक पुलिस वाले को क्रीपली स्माइल करते हुए देखते हैं। देन एक ऑफिसर बच्चों से बोल रहा होता है कि बच्चे पुलिस बिजनेस में दखल अंदाजी ना करें। दिस इज अ क्लासिक रेफरेंस टू द फैक्ट कि पेनीवाइज डेरी के अंदर किस तरह से एक्ट करता है, मतलब कैसे वो काम करता है अपना, और क्यों इस टाउन के जो एडल्ट्स हैं वो हमेशा डिनायल में रहते हैं। स्टीफन किंग के इट यूनिवर्स में पेनीवाइज सिर्फ एक फिजिकल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो डेरी के एडल्ट्स के दिमाग पे भी साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल लेवल का कंट्रोल रखता है। जब कोई बचपन में इट को देखता है या उसका सामना करता है, तो वो यादें बड़े होते ही धीरे धीरे दिमाग से मिटने लगती है, जैसे किसी ने उन्हें फोर्सफुली भुला दिया हो। ये नॉर्मल भूलने जैसा नहीं होता, रादर एक तरह
का सुपरनैचुरल एमनीशिया जैसा होता है। बेसिकली पेनीवाइज एडल्ट्स की मेमोरी को दबा रहा होता है और उन्हें सटली कंट्रोल भी कर रहा होता है। डेरी का पूरा टाउन ही काइंड ऑफ एक हिप्नोसिस में जी रहा है। मतलब सोच के देखो, लोग यहाँ बच्चों के गायब होने या फिर टाउन के अंदर जितने भी अजीब घटनाएं होती रहती हैं उन सबको इग्नोर करते रहते हैं। इग्नोर करना छोड़ो, उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते, और अगर बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें भी शांत बिठा देते हैं। एंड देन जब कोई एक्चुअल टेरिफाइंग इवेंट होता है तो लोग उसे अनदेखा कर देते हैं या फिर उसका कुछ लॉजिकल एक्सक्यूज बना देंगे कि कैसे सुपरनैचुरल एंटिटी नहीं है, ये सब इस वजह से हुआ। सो वी कैन सेफली अज्यूम कि पेनीवाइज इन एडल्ट्स को इमोशनली नंब कर देता है ताकि ये एडल्ट्स उसके काम में दखल अंदाजी ना करें। इसलिए हमने इट चैप्टर 2 में देखा था कि जब लूजर्स क्लब के मेंबर्स बड़े हो गए थे तो वो भी काइंड ऑफ पेनीवाइज को भूल गए थे। उन्हें ये तक याद नहीं था कि उन्होंने पेनीवाइज से लड़ा तक था बचपन में। बट देन जब वो डेरी वापस आते हैं, देन अदर इंसिडेंट्स होते हैं तो उन्हें सब कुछ याद आता है। मतलब वो फिल्म हम सब ने देख रखी है, आई एम अज्यूमिंग आप भी देख रखे होंगे। अब बच्चे इट को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उनका इमेजिनेशन ऑफ फियर ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स, और इसी प्योर और रॉ फियर पे पेनीवाइज फीड करता है। अब जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनका लॉजिकल माइंड डेवलप होता है तो वो पेनीवाइज को देख भी नहीं पाते। इनफैक्ट पेनीवाइज भी उनके दिमाग को कहीं ना कहीं दबा देता है। ये सब दिखाता है कैसे सोसाइटी कभी कभी अनकंफर्टेबल सच्चाई से अपना मुंह मोड़ लेती है, और पेनीवाइज उस कलेक्टिव डिनायल का एक स्वरूप है। बेसिकली मैंने जो इतना समझाया है वो इसलिए समझाया है कि जब पुलिस वाले बच्चों को मना कर रहे हैं दखल अंदाजी करने से, अजीब तरह से स्माइल कर रहे हैं, तो वो लोग पेनीवाइज के इन्फ्लुएंस में ही हैं। अब आगे के सीन्स में हम इन बच्चों को देखते हैं जो कि कुछ तो सुपरनैचुरल फील कर रहे हैं, लाइक पाइप्स से आवाज आना। देन जब वो एडल्ट से इस बारे में बात करते हैं तो एडल्ट्स उनकी बात को इग्नोर करते हैं। देन हम बच्चों को एक थिएटर की तरफ जाते देखते हैं जहां वो कुछ इन्वेस्टिगेट करने गए होंगे, और फिर हम एक लेडी को बहुत ही ज्यादा क्रीपली स्माइल करते देखते हैं, और उस लेडी के पीछे एक रेड बलून भी है। अब रेड बलून पेनीवाइज को ही इंडिकेट करता है, इट मींस वो लेडी पेनीवाइज के ही इन्फ्लुएंस में है। अब आगे कुछ रैंडम शॉट्स हैं, लाइक कई बॉटल्स का गिरना, देन कुछ लोग काइंड ऑफ लॉक्ड हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एक आदमी का ग्लास तोड़ना। ये दो सीन्स मोस्टली फायर ऑफ द ब्लैक स्पॉट वाली इंसिडेंट को दर्शा रहा है क्योंकि इसके होने की पॉसिबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन फाइनली टीजर के एंड में हम पेनीवाइज को डेरी के सीवर में देखते हैं, मतलब क्लियरली नहीं दिखाया जाता, शैडो की तरह, और यहाँ वो अपना आइकॉनिक हंसी हंस रहा होता है जहां पे टीजर खत्म हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत 1991 में होती है जहां मिजूरी के केटल स्प्रिंग्स में हम कुछ टीनेजर्स को बॉनफायर के पास पार्टी करते देखते हैं। ये लोग बेप एंड कॉर्न सिरप फैक्ट्री के सामने ही पार्टी कर रहे थे और यहाँ एक लड़का और लड़की कॉर्न फील्ड में इंटीमेट होने जाते हैं, लेकिन तभी एकदम से एक क्लाउन मास्क वाला इंसान इन दोनों पे हमला करके इन्हें समाप्त कर देता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्लाउन फिगर एक्चुअली में बेप इनका मैस्कॉट है जो कि फ्रेंडो नाम से प्रचलित है इन द टाउन, और कहानी में आगे मैं क्लाउन को फ्रेंडो ही पुकारूंगा। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ हम क्विन नाम की टीनेजर से मिलते हैं और क्विन अपने पिता ग्लेन के साथ केटल स्प्रिंग्स में शिफ्ट हो रही है। ग्लेन एक डॉक्टर है और हाल ही में वो अपनी वाइफ को लूज किए हैं। ग्लेन की वाइफ जो कि क्विन की माँ हुई वो ओवरडोज के कारण नहीं बची और तब से ग्लेन इमरजेंसी रूम में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए वो सबको छोड़ के इस छोटे से टाउन में आ गए हैं एज अ जनरल डॉक्टर फॉर द होल टाउन। खैर अगले दिन क्विन स्कूल के लिए निकल रही होती है जब उसके घर के बाहर इनका नेबर रस्ट आता है। रस्ट भी सेम स्कूल जाता था और वो क्विन के साथ स्कूल तक वॉक करता है। वॉकिंग के दौरान क्विन नोटिस करती है कि टाउन के ग्रोन अप्स थोड़े एंटी सोशल थे। रस्ट यहाँ क्विन को वार्न करता है सेइंग कि क्विन को गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। खैर क्लासरूम में क्विन लेट से पहुंचती है और यहाँ स्टूडेंट्स अपने टीचर मिस्टर वर्न को बहुत परेशान कर रहे होते हैं, लाइक उनकी अजीब मॉर्फ्ड फोटोज इधर उधर लगाना, देन इन सब की रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट पे डालना इत्यादि। इससे मिस्टर वर्न काफी गुस्सा होते हैं और वो क्विन को लेट आने के लिए डिटेंशन दे देते हैं। जब कोल नाम का एक बंदा क्विन को डिफेंड करने की कोशिश करता है तो मिस्टर वर्न कोल को भी डिटेंशन देते हैं। अब क्लास के बाद क्विन और कोल की दोस्ती हो जाती है और यहाँ हम कोल के फ्रेंड ग्रुप से भी मिलते हैं जिसमें जैनेट, रॉनी, मैट और टकर भी हैं। हमें पता चलता है कि कोल इस टाउन के मेयर आर्थर हिल का बेटा है और कोल का जो ग्रुप है ये लोग पैरोडी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालते हैं और इनके चैनल पे 65,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं। एनीवेज क्लास के बाद क्विन अपने पिता ग्लेन के साथ रेस्टोरेंट में होती है जहां ग्लेन क्विन को थोड़ा समझाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो क्विन को स्कूल के पहले दिन ही डिटेंशन मिल गई थी जिससे ग्लेन खुश नहीं थे। यहाँ हम रेस्टोरेंट की वेट्रेस ट्रूडी और टाउन शेरिफ डन से भी मिलते हैं। तभी रेस्टोरेंट के विंडो पे कोल और उसके फ्रेंड्स आते हैं और इन्हें देख के सिर्फ
क्विन को वार्न करते हैं सेइंग कि अगर तुम इनके साथ ना रहो तो ही बेहतर होगा। क्विन इन एडल्ट्स की बातों से तंग आकर यहाँ से निकलती है और सीधे कोल और उसके गैंग के पास जाती है। अब यहाँ में पता चलता है कि कुछ ही दिनों पहले टाउन की जो बेपन कॉर्न सिरप फैक्ट्री थी वो जल गई और इसके लिए टाउन के ग्रोन अप्स इंक्लूडिंग शेरिफ कोल और उसके गैंग को दोषी मानते हैं, जबकि कोल क्विन से क्लियरली कहता है कि उस रात ये लोग वहां पैरोडी वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन आग इनकी वजह से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई थी। जो भी हो, आगे मैट और टकर ओटिस नामक इंसान के शॉप में जाकर लड़ने का नाटक करते हैं ताकि इसी आड़ में बाकी लोग दारू की बोतल्स चुरा सके। हालांकि कोल काउंटर पे पैसे छोड़ देता है और इसके बाद उस रात ये सभी अंडर एज लोग ड्रिंक करते हैं। ड्रिंकिंग के दौरान मैट हर्ट होने का नाटक करता है और टकर फ्रेंडो का कॉस्ट्यूम पहनकर ऐसे एक्ट करता है मानो वो मैट को हर्ट किया है। इससे क्विन डर जाती है और जेनेट यहाँ क्विन का ये रिएक्शन रिकॉर्ड करती है ताकि वो इसे यूट्यूब पे डाल सके। तो बेसिकली ये एक प्रैंक था और क्विन भी इसको फनी मानती है। आगे कोल और क्विन थोड़ा अकेले में टाइम बिताते हैं, जहाँ क्विन कोल को बताती है कि हाल ही में उसकी माँ चल बसी और कोल बताता है कि उसकी बहन भी हाल ही में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। दरअसल कोल की बहन एक क्लिफ से वाटर में जंप करना चाहती थी, लेकिन उसका जंप सही नहीं रहा, जिस वजह से वो पत्थर से टकरा के खत्म हो गई थी। ओवरऑल क्विन अब इस ग्रुप के साथ, स्पेशली कोल के साथ अच्छा खासा बॉन्ड कर ली थी। नाउ देर रात कोल क्विन को उसके घर तक छोड़ता है और घर के अंदर जाने से पहले क्विन कोल को किस करती है। तभी क्विन के पिता यहाँ एकदम गुस्से में आते हैं और वो क्विन पे भड़कते हैं क्योंकि क्विन उन्हें बिना बताए इतनी रात तक गायब थी। अब घर के अंदर क्विन और ग्लेन के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं क्विन की माँ की मौत के बाद बाप बेटी के रिश्तों में दरारें आने लग गई थी। इसके बाद क्विन अपने कमरे में जाती है जहाँ वो पाती है कि उसके डरने वाली वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। क्विन एक्साइटमेंट में वीडियो देखती है, लेकिन वो पाती है कि वीडियो में जब टकर फ्रेंडो बन के क्विन को डराया था तब बैकग्राउंड में कोई और भी फ्रेंडो के कॉस्ट्यूम में विजिबल था। जी हाँ दोस्तों, क्विन ये बात ग्रुप चैट पे पॉइंट आउट करती है और टकर, जो कि फिलहाल अपने घर पे था, वो भी इस चीज को नोटिस करता है। अब टकर का डोरबेल बजता है और डोर पे वो फ्रेंडो क्लाउन मास्क में किसी इंसान को देखता है। टकर को लगता है कि ये मजाक शायद मैट कर रहा होगा और वो मैट को कॉल आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये मजाक थोड़ा लंबा खिंचता है, जहां टकर को घर के एक कमरे में प्लास्टिक शीट बिछी हुई मिलती है और फिर उसे फ्रेंडो क्लाउन का एक म्यूजिक बॉक्स भी मिलता है। आई मीन वो बॉक्स होते हैं ना जिसे घुमाने पे साउंड आता है और एंड में बॉक्स से क्लाउन निकलता है, वैसा ही कुछ। टकर यहाँ बॉक्स को घुमाता है और इसके एंड में एकदम से उसके पीछे से फ्रेंडो आके टकर को चाकू से समाप्त कर देता है। फिर फ्रेंडो टकर की लाश को उसी प्लास्टिक शीट में बांध कर ले जाता है। अब दोस्तों, मूवी के पहले सीन में भी जब दो लोग खत्म हुए थे तो वहां भी लड़की इसी म्यूजिक बॉक्स को पूरा घुमाई थी। तो ये काइंड ऑफ एक पैटर्न है कि जो भी इस म्यूजिक बॉक्स को पूरा प्ले कर रहा है उसकी काइंड ऑफ मौत होती है। एनीवेज, अब अगले दिन टाउन में 100वां फाउंडर्स डे मनाया जा रहा था और ये इस टाउन का एक फेस्टिवल जैसा दिन है जहां ग्रोन अप्स परेड वगैरह करवाते हैं और कॉर्न के फसल को काइंड ऑफ सेलिब्रेट करते हैं। देखा जाए तो इनके टाउन में एक ही फैक्ट्री थी विच वाज बेपन कॉर्न सिरप फैक्ट्री। तो हाँ, यहाँ कॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फाउंडर्स डे पे कोल के पिता मेयर आर्थर हिल स्पीच वगैरह देने वाले थे और वो कोल को परेड देखने जाने से मना करते हैं क्योंकि कोल को स्कूल में डिटेंशन मिला था, लेकिन कोल की माँ उसे अलाउ कर देती है और इस सीन से हम समझ पाते हैं कि आर्थर अपने बेटे कोल की हरकतों से खुश नहीं रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मैट को अपने गराज में वर्कआउट करते देखते हैं जब उसे भी बेपेन फ्रेंडो वाली म्यूजिक बॉक्स मिलती है। मैट इस म्यूजिक बॉक्स को घुमाता है, देन इसे फेंक देता है, लेकिन अगले ही क्षण फ्रेंडो आके उसके बेंच प्रेस पे प्रेशर डालता है और नुकीले औजार से मैट का सर ही अलग कर देता है। यानी अब तक मैट और टकर इस फ्रेंडो का शिकार बन चुके हैं। कमिंग टू फाउंडर्स डे परेड, आर्थर हिल अपना भाषण देते हैं और कोल, क्विन, जेनेट और रॉनी वीडियोस वगैरह बना रहे थे। तभी एक ड्रंक आदमी यूनिसाइकिल पे फ्रेंडो का मास्क लगाए क्रैकर्स जगल करने लगता है और इससे इतनी अफरा तफरी मचती है कि पूरा परेड ही खराब हो जाता है। साथ ही आसपास थोड़ी आग वगैरह भी लग जाती है जिससे भगदड़ मचती है। शेरिफ को लगता है कि ये काम जरूर कोल और ग्रुप का होगा, इसलिए वो कोल, क्विन, जेनेट और रॉनी को पुलिस स्टेशन में लॉक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद क्विन के पिता इन्हें छुड़ाते हैं और इस पॉइंट पे क्विन के पिता ग्लेन उससे काफी गुस्सा हो चुके थे। वो क्विन को एक मैनुअल कार गिफ्ट करने वाले थे, साथ ही मैनुअल ड्राइव करना सिखाने वाले थे, लेकिन पुलिस से लॉक होने वाले इंसिडेंट के बाद ग्लेन का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था, इतना कि वो क्विन को ग्राउंड करते हैं, यानी क्विन का घर से बाहर जाना अब वर्जित था। लेकिन उस रात कोल क्विन को एक पार्टी के लिए बुलाता है और ऐसे में क्विन अपने पिता के सो जाने के बाद चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। देन कोल क्विन को पिक करता है और दोनों कार में पार्टी की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में कोल क्विन को वही बेपेन फ्रेंडो वाला म्यूजिक बॉक्स देता है और तभी इन्हें रोड पे रस्ट दिखता है जो कि डियर हंट करके कहीं जा रहा था। कोल और रस्ट के कॉन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि ये दोनों ना सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं बल्कि इनका कुछ तो पास्ट भी रहा है। जो भी है, यहाँ से निकल के कोल और क्विन सीधा पार्टी में पहुंचते हैं और ये पार्टी कोल ही काइंड ऑफ स्पॉन्सर किया था। ये पार्टी मोस्टली टीनेजर्स की ही थी और पार्टी में डांस वगैरह करने के बाद कोल और क्विन इंटीमेट होने लगते हैं, जहां कोल एकदम से थोड़ी गे जैसी बातें बोल देता है जिससे क्विन भड़क के बाहर चली जाती है। बाहर जिंजर नाम की एक लड़की
कॉर्नफील्ड से बाहर आती है जिसके बैक पे एक एरो लगा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, क्विन ये देख शॉक में थी, लेकिन जैनेट और रॉनी का कहना था कि जरूर ये मजाक मैट और टकर कर रहा है और इसी प्लानिंग के लिए दोनों 1-2 दिन से गायब हैं। तभी कॉर्नफील्ड से कोई मैट का अलग हुआ सर इनकी ओर फेंकता है और सर देख के भी जैनेट और रॉनी इसे नकली समझ रहे थे। इनफैक्ट ये दोनों ना समझ लड़कियां तो मैट के सर से खेलने लग जाती हैं। देन क्विन कंफर्म करती है कि जिंजर खत्म हो चुकी है और ऐसे में सभी भागते हैं। तब तक कॉर्नफील्ड से एक फ्रेंडो बाहर आता है जो कि टीनेजर्स को खत्म करना शुरू करता है। ये फ्रेंडो क्विन, जैनेट और रॉनी को भी खत्म कर देता है, लेकिन एन मौके पे रस्ट एक शॉटगन से उस पे हमला करता है। अब इससे पहले क्विन इस गिरे हुए फ्रेंडो का मास्क निकाल पाती, कॉर्नफील्ड से ढेर सारे फ्रेंडोज बाहर निकलते हैं और सबके हाथ में अलग अलग वेपन्स थे, लाइक चेन सॉ, पिच फॉर्क, तलवार वगैरह वगैरह। तभी कोल भी यहाँ आता है। देन रस्ट एक फ्रेंडो पे गोली चलाता है, जिसके बाद ये पांचों यानी कि कोल, क्विन, जैनेट, रॉनी और रस्ट एक फार्म हाउस में जा छिपते हैं। अब ये पांचों यहाँ ज्यादा देर नहीं छिप सकते थे क्योंकि ढेर सारे फ्रेंडोज ऑलरेडी डोर को कट करने लग गए थे। तभी क्विन को अंदर एक सुअर का ढक्कन दिखता है जिसे हटा के ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते थे। रस्ट कहता है कि वो फ्यूल एंड ट्रैक्टर की मदद से छोटा एक्सप्लोजन करेगा फ्रेंडोज को रोकने के लिए, और तब तक बाकी लोग सुअर या गटर से होके उस पार निकल सकते हैं कॉर्नफील्ड में। तो हाँ, आगे ऐसा ही होता है जहाँ रस्ट फ्रेंडोज के सामने ब्लास्ट करता है और बाकी 4 लोग सुअर के थ्रू कॉर्नफील्ड में निकल जाते हैं। इनका प्लान था हाईवे पे जाके हेल्प मांगना या फिर पास के किसी नेबर के घर से फोन यूज करके हेल्प बुलाना। कोल यहाँ रस्ट को बचाने वापस जाना चाहता था, लेकिन सभी कोल को ऐसा करने से मना करते हैं। वैसे इस सब भागा दौड़ी में हम समझ पाते हैं कि कोल और रस्ट गे हैं और दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते हैं। ऑल्दो कोल अपने गे होने वाली बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है और शायद इसलिए वो ओवर कंपनसेट करने के लिए लड़कियां घुमाता रहता है। दूसरी तरफ ग्लेन क्विन के कमरे में जाते हैं और वो पाते हैं कि क्विन गायब है। ऐसे में वो टाउन में क्विन को ढूंढने लगते हैं और यहाँ उन्हें अपने क्लिनिक की लाइट जलती हुई दिखती है। वो पाते हैं कि उनकी क्लिनिक में ब्रेक इन हुआ है और तभी एक फ्रेंडो ग्लेन को चाकू दिखा के क्लिनिक के अंदर लाता है। यहाँ एक दूसरा फ्रेंडो इंजर्ड था और ये मोस्टली वो फ्रेंडो है जिसपे रस्ट शॉटगन चलाया था। चाकू वाला फ्रेंडो ग्लेन को डरा धमका के इस इंजर्ड फ्रेंडो पे जबरदस्ती ऑपरेट करने को कहता है। ग्लेन भी ऑपरेशन शुरू करता है, लेकिन इसी दौरान वो चाकू वाले फ्रेंडो को चकमा देके उसे उसकी ही नाइफ से गर्दन पे हमला कर देता है। देन ग्लेन फौरन अपनी कार में यहाँ से निकलता है। कमिंग टू कोल एंड टीम, ये चारों भाग के हाईवे पे आते हैं जहाँ इन्हें शेरिफ मिलते हैं। अब शेरिफ इन चारों की एक नहीं सुनते, रादर वो कोल को अरेस्ट करके ले जाते हैं। ना हैरानी की बात थी कि शेरिफ सिर्फ कोल को अरेस्ट करके ले गए, बाकी 3 को छोड़ दिए। ऐसे में क्विन, जैनेट और रॉनी कॉर्नफील्ड्स के थ्रू एक नेबर के घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ फील्ड में फ्रेंडोज वापस इन पे हमला करते हैं। इस हमले में रॉनी समाप्त हो जाती है और क्विन जैनेट के साथ फाइनली नेबर के घर में पहुंचती है। अब ये नेबर भी फ्रेंडो वाली अटायर में था और उसके घर पे कोल और उसकी गैंग की फोटोज एंड न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स थी डिपिक्टिंग कि कुछ लोग इन्हें मारने का प्लान पहले से ही कर रहे थे। नाउ जैनेट भी वो बेपिन फ्रेंडो म्यूजिक बॉक्स बजाती है और फ्रेंडो एकदम से जैनेट पे हमला करके उसे समाप्त कर देता है। क्विन किसी तरह इस फ्रेंडो को खत्म करती है, लेकिन बाहर कुछ और फ्रेंडोज मिलकर क्विन को कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि क्विन मैनुअल गाड़ी नहीं चला पाती, इंटर्न भाग नहीं पाती। तो अंततः ये फ्रेंडोज क्विन को पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं जहां फाइनली 4 फ्रेंडोज अपना मास्क हटाते हैं। ये थे शेरिफ डन, टीचर मिस्टर वर्न, शॉपकीपर ओटिस एंड वेट्रेस ट्रूडी। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट इस टाउन के कई ग्रोन अप्स ही फ्रेंडो का मास्क पहन के टीनेजर्स को समाप्त कर रहे थे और इन सब का लीडर पता है कौन है? टाउन का मेयर आर्थर हिल। इस पॉइंट पे ये ग्रोन अप्स और रादर वी शुड से फ्रेंडोज अपना मकसद रिवील करते हैं। मेयर हिल बताते हैं कि टाउन के ग्रोन अप्स यहाँ के ट्रेडिशन को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हमेशा इनके कल्चर और ट्रेडिशन पे हमला हुआ है। 1960s में होबोज आए थे जिनका इन्होंने सफाया किया। देन 1990s में हिपीज टाउन में आए थे जिनको इन्होंने खत्म किया। इस टाउन का जो फाउंडर्स डे है उस रात ही ये लोग टाउन के उन लोगों को खत्म करते हैं जिन्हें ये बुरे एलिमेंट्स मानते हैं। इन सब के हिसाब से वो सब बैड क्रॉप्स है जिनका खात्मा जरूरी है ताकि बाकी के क्रॉप्स भी खराब ना हो। करंट टाइम में टीनेजर्स ट्रेडिशन और कल्चर में नहीं मानते और हर कुछ मजाक में लेते हैं। देन इंटरनेट पे सबका मजाक बना के वीडियो डालते हैं और सबको परेशान करते हैं। इसीलिए सभी ग्रोन अप्स मिलके इन गिने चुने टीनेजर्स को खत्म कर रहे थे जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे टाउन के अंदर। मेयर हिल यहाँ रिवील करते हैं कि वो अपने बेटे कोल तक को रस्सी से एक सहारा देके लटकाए हुए थे क्योंकि वो अपने बेटे को भी समाप्त करना चाहते थे। मेयर अपने बेटे को डिसोन कर चुके हैं और वो ऐसा सेटअप करेंगे कि सबको लगेगा कोल ही सबको खत्म किया और फिर खुद भी लटक गया। कोल यहाँ अपने पिता को कोसता है सेइंग कि वो एकदम पागल है, लेकिन कोल के पिता कहते हैं कि कोल उनके लिए तब से ही मर गया था जब कोल के कारण उसकी बहन खत्म हुई थी। कोल क्लियरली कहता है कि उसकी बहन का खत्म होना सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन मेयर हिल कहते हैं कि बहन का ख्याल रखना कोल की जिम्मेदारी थी जो कि कोल पूरा नहीं कर पाया। सो फाइनली ये फ्रेंड
विंडोज मिलके कोल और क्विन को खत्म करने ही वाले होते हैं कि ग्लेन यहाँ अपनी कार से सब कुछ ठोकते हुए अंदर आता है। इस धमाकेदार एंट्री से काफी कुछ इधर उधर गिरता है जिसमें ट्रूडी और ओटिस समाप्त हो जाते हैं। मेयर हिल अपने बेटे को निपटाने आगे बढ़ते हैं, वही शेरिफ क्विन के पीछे भागते हैं। क्विन यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले यंत्र की मदद से शेरिफ के मुंह में झटका देके उन्हें खत्म करती है। वहीं मेयर हिल कोल के पैर के नीचे से कार को हटाने की कोशिश करते हैं ताकि सहारा हटने से कोल लटक के समाप्त हो जाए, लेकिन कार मूव नहीं होती क्योंकि टायर के नीचे डेब्रीज आ गए थे। डेब्रीज हटाते वक्त कोल और उसके पिता मेयर हिल की बातें होती है, जहां एक और खुलासा होता है। अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि टाउन की फैक्ट्री जल गई थी जिससे टाउन के आधे लोग बेरोजगार हो गए थे और इसका इल्जाम कोल और उसके गैंग पे ही डाला गया था। लेकिन असल में ये आग मेयर हिल खुद लगवाया था ताकि वो इंश्योरेंस के पैसे ले सके। जी हाँ दोस्तों, वो फैक्ट्री लॉस में जाने लगी थी और मेयर को सभी तनख्वाह वगैरह तो देनी पड़ ही रही थी, इसीलिए वो अपने फायदे के लिए ऐसा कदम उठाया था। मतलब इंश्योरेंस का पैसा भी मिल गया और अब सैलरीज भी नहीं देनी पड़ेगी। ये सब बोल के मेयर हिल कार को मूव करके यहाँ से भाग जाता है और इससे कोल लटक जाता है, लेकिन ग्लेन कोल को सहारा देता है। तभी एंट्री होती है रस्ट की, जो कि रस्सी को शूट करके तोड़ता है और इससे कोल की जान बच जाती है। एंड दिस सीन ऑल्सो प्रूव्स कि रस्ट भी वहां पे धमाके के बाद समाप्त तो नहीं हुआ। यहाँ कोल और रस्ट एक दूसरे को किस करते हैं और तब तक क्विन भी यहाँ आती है। इसके बाद ग्लेन सहित क्विन, रस्ट और कोल यहाँ से कार में निकलते हैं और इनका रास्ता टीचर मिस्टर वन रोकते हैं विद अ चेन सॉ। यहाँ गाड़ी क्विन चला रही होती है और ये एक मैनुअल गाड़ी थी। स्टिल अपने पापा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए क्विन ना सिर्फ गाड़ी चलाती है बल्कि स्पीड चला के मिस्टर वन को कुचल के समाप्त ही कर देती है। सो यस, इन द एंड कोल, रस्ट, क्विन और ग्लेन बच जाते हैं। बट द थिंग इज कि मेयर आर्थर हिल गाड़ी में भाग गया था और वो जरूर कहीं ना कहीं जिंदा है। अब यहाँ से कहानी एक साल आगे आती है, जहाँ ग्लेन अब मेयर के लिए इलेक्शन लड़ रहा होता है और क्विन कॉलेज के लिए निकल रही होती है। क्विन से मिलने रस्ट और कोल आते हैं जो कि अब ओपनली रिलेशनशिप में हैं और ये दोनों क्विन को एक बैटन यानी कोलैप्स होने वाला डंडा गिफ्ट देते हैं ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके। फाइनली क्विन अपनी कार में कॉलेज के लिए निकलती है और उसे बैक सीट में एक बे पेन म्यूजिक बॉक्स मिलता है जिसे वो विंडो से बाहर फेंक देती है।